हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इससे पहले भी हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स की स्टडी करी है। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था यूटिलिटी एनालिसिस, जिसमें हमने पढ़ा था कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी। उसके बाद हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देन हमने देखा था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आज हम उसके आगे का टॉपिक कवर करेंगे जो है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो उससे पहले हम एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? ये एक लॉ है, इसके अंदर हम दो गुड्स लेके चलते हैं। जैसे कोई कंज्यूमर है, अगर वो दो गुड्स को कंज्यूम करा है, सपोज करते हैं एक गुड्स एक्स है और सेकंड है उसकी गुड्स वाई। तो अगर वो कंज्यूमर दो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है तो ऐसा कौन सा पॉइंट है, जब ऐसा कौन सा वो कॉम्बिनेशन है उन दो गुड्स का, जब कंज्यूमर को उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी। इसी को हम बोल रहे थे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में, मतलब हम ये डिस्कस करते हैं। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है कि जो ये दो गुड्स हैं, इनमें से एक गुड्स को कंज्यूम करने के लिए, मान लो कंज्यूमर के पास एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है दोनों गुड्स की। अगर कंज्यूमर चाहता है कि वो इनमें से एक गुड्स दे के और उसके बदले में वो दूसरी गुड्स लेना चाहता है, तो हम देखेंगे कि वो जो एक गुड्स लेने के लिए अपनी दूसरी गुड्स का सेक्रीफाइस करा है उसका क्या रेट है। इसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी कि वो किसी एक गुड की एक क्वांटिटी लेने के लिए सेकंड गुड्स की कितनी क्वांटिटी दे रहा है, मतलब कितना सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो अगर वो एक एडिशनल यूनिट ले रहा है तो इसलिए हम उसको बोलते हैं मार्जिनल। तो इस रेट को हम बोल रहे हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और इसी को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो इसलिए हम डिस्कस करेंगे इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। ये हमने प्रीवियस क्लास में ये एग्जांपल देखा था। उसके बाद हमने ये डायग्राम से समझा था कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। सबसे पहले जब अगर कोई कंज्यूमर जब वो फर्स्ट टाइम एक गुड्स को दे रहा है और बदले में सेकंड गुड्स की कुछ क्वांटिटी ले रहा था, तो उसको हम बोल रहे थे इनिशियल मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और जैसे जैसे वो कंज्यूमर अपनी जो एक गुड्स की क्वांटिटी सेक्रीफाइस करता जाता है और अदर गुड्स की क्वांटिटी लेता जाता है, तो फर्दर जब जाता है तो एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने के लिए वो जो उसका जो रेट है, वो जितने यूनिट को सेक्रीफाइस करा है, उसको हम बोल रहे थे डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जो ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो पर क्वांटिटी के साथ डिमिनिश होता चला जाता है, यानी डिक्रीज होता चला जाता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है? जो हमने अब तक जो देखा था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जब हम उसी को, वही एक कंसेप्ट है, जब हम उसको ग्राफिकली प्रेजेंट कर देते हैं तो उसी को हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है उसकी जो स्लोप होती है उससे ही ड्राइव होता है इंडिफरेंस कर्व। और जो इंडिफरेंस कर्व की स्लोप होती है, मतलब वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड करती है। ये स्लोप हमें बताती है कि कितना रेट है जिससे एक कंज्यूमर अपने गुड्स को सब्स्टिट्यूट कर रहा है एक अदर गुड्स लेने के लिए। ओके, जैसे इसमें डेफिनेशन दे रखी है, एन इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू प्रोडक्ट दैट गिव सिमिलर काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन टू अ कंज्यूमर देयर बाय मेकिंग देम इंडिफरेंट। यानी कि जो कंज्यूमर के पास दो गुड्स हैं, अगर वो एक टाइप की गुड्स को सेक्रीफाइस करा है दूसरे टाइप की गुड्स लेने के लिए, तो उसको जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसका वो वाला सेटिस्फैक्शन, और जो नया जो कॉम्बिनेशन एक कंज्यूमर ले रहा है उससे जो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो दोनों इक्वल हैं। यानी कि जो पहले वाली सिचुएशन थी और अब कंज्यूमर ने अपनी गुड्स की क्वांटिटी चेंज करी है, तो जो नई जो सिचुएशन आई है उन दोनों से जो कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो सिमिलर काइंड का, यानी कि सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। एवरी पॉइंट ऑन इंडिफरेंस कर्व, जो हम इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करेंगे अब, तो उसके हर पॉइंट पर जो एक कंज्यूमर होता है वो इंडिफरेंट होता है बिटवीन द टू प्रोडक्ट एज इट गिव्स हिम सेम काइंड ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब ये है कि सेटिस्फैक्शन, यानी कि जो हम इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करते हैं उसके हर पॉइंट पे कंज्यूमर को जो भी सेटिस्फैक्शन मिलता है वो इक्वल होता है। यानी कि एक इंडिफरेंस कर्व जितने पॉइंट को मिला के बनती है, अगर हम उस हर एक पॉइंट से कॉम्बिनेशन देखते हैं कि भाई इस पॉइंट पे एक पर्टिकुलर गुड्स का, जैसे गुड्स एक्स की 10 क्वांटिटी ले रहा है और वाई की 12 क्वांटिटी, और इसी इंडिफरेंस कर्व के सेकंड पॉइंट पे वो गुड्स एक्स की 8 क्वांटिटी ले रहा है और गुड्स वाई की 13 क्वांटिटी ले रहा है, तो वो जो दोनों सिचुएशन है उन दोनों से कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलता है। ओके, उसके बाद हम इसको
जब एक इंडिफरेंस कर्व हम ड्रॉ करते हैं, जैसे ये हमें इंडिफरेंस मैप दे रखा है, ये हमारी एक्स एक्सिस पे हमने ले रखे हैं गुड एक्स और वाई एक्सिस पे हमने ले रखे हैं गुड्स वाई। तो ये जो हमारी कर्व है IC1, इसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। इसमें हमें 3 कर्व दे रखे हैं, ये हमारी फर्स्ट कर्व, सेकंड कर्व और थर्ड कर्व। तो ये जो इंडिफरेंस कर्व होती है ये एक सिंगल कर्व होते हैं। जब हम एक ही डायग्राम में हमने 3 कर्व बना दी या फिर मतलब एक से ज़्यादा जब हम कर्व बना देते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप में हम मोर देन 1 कर्व को डिनोट करते हैं। अब इसके कुछ रूल्स हैं। देखो सबसे पहले क्या है, द इंडिफरेंस मैप रेफर टू ए सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व दैट रिफ्लेक्ट एन अंडरस्टैंडिंग एंड गिव्स एन एंटायर व्यू ऑफ कंज्यूमर चॉइस। यानी कि जो कंज्यूमर की चॉइस है उनका एंटायर व्यू देता है कि जो कंज्यूमर मतलब अलग अलग टाइम पे, जैसे ये इंडिफरेंस कर्व है, ये एक अलग कॉम्बिनेशन शो करेगी, ये एक अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करती है। और जो IC2 है ये इस पे अलग सेटिस्फेक्शन मिलता है कंज्यूमर को और IC3 पे अलग सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन एक कर्व के ऊपर जितने पॉइंट हैं उन सब पे कंज्यूमर को जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो इक्वल होएगा। जैसे हम IC1 की बात करते हैं, हम इसमें एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे कंज्यूमर गुड्स वाई इतनी कंज्यूम करा है, एक्स इतनी कंज्यूम करा है। अगर हम यही पॉइंट यहाँ पे ले लें तो गुड्स एक्स और वाई, गुड्स एक्स और गुड्स वाई इतनी कंज्यूम करा, तो यहाँ पे जो इस कॉम्बिनेशन से और इस कॉम्बिनेशन से जो कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलता है वो सेटिस्फेक्शन इक्वल होता है। ओके, ऐसे ही इंडिफरेंस कर्व सेकंड अगर हम ले तो जैसे ये वाला पॉइंट है, यहाँ से जो कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा और अगर यहाँ पे लेते हैं तो इससे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो इक्वल होएगा। यानी कि इस इंडिफरेंस कर्व के किसी भी पॉइंट पर हम देख ले, हर पॉइंट पर कंज्यूमर को जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो हमेशा इक्वल होता है। और एक क्या होता है कि जब हम इंडिफरेंस कर्व देखेंगे, जैसे इसमें आगे आएगा अभी, फीचर क्या होती है इंडिफरेंस कर्व की, तो इंडिफरेंस कर्व की जो स्लोप होती है वो हमेशा डाउनवर्ड होती है, लेफ्ट टू राइट, यानी कि वो लेफ्ट से राइट की साइड आएगी तो वो डाउन करके आएगी, डाउनवर्ड स्लोप होती है। और ऑलवेज ये कन्वेक्स टू ओरिजिन होती है, मतलब इंडिफरेंस कर्व कभी भी कनकेव नहीं होएगी, ना ही कभी स्ट्रेट लाइन होएगी, ये कन्वेक्स टू ओरिजिन होएगी। हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इंडिफरेंस कर्व जितनी ऊंची होएगी, मतलब जितनी वो हायर होएगी उसका सेटिस्फेक्शन भी हायर होएगा। जैसे हम प्रीवियस डायग्राम से ही देख लेते हैं। देखो जैसे इस डायग्राम में दे रखा है, ये है हमारी IC कर्व 1, ये फर्स्ट वाली कर्व है। अब जो इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर जो फीचर वो क्या बोलते हैं, सबसे फर्स्ट तो यही होती है, एक इंडिफरेंस कर्व पे हम चाहे कितने भी पॉइंट ले लें, ये वाला पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट ले लिया, कितने पॉइंट ले लें, इन पॉइंट पे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी कंज्यूमर को वो इक्वल मिलेगी। एक इसकी प्रॉपर्टी है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। देखो हम जैसे देख रहे हैं ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये यहाँ से यहाँ, यानी कि लेफ़्ट से, जब लेफ़्ट से राइट जाएगी तो ये डाउनवर्ड स्लोप होगी। सारी इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही थी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी कि जो हमारी इंडिफरेंस कर्व होती है वो कन्वेक्स टू ओरिजिन होती है। जैसे ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, कन्वेक्स का ऐसी शेप होती है, ये वाली शेप, तो यानी कि इंडिफरेंस कर्व हमेशा कन्वेक्स टू ओरिजिन होगी। तो ये सारी इंडिफरेंस कर्व हम देख रहे हैं कन्वेक्स टू ओरिजिन है। और एक सिचुएशन क्या होती है, कनकेव ऐसे होता है और स्ट्रेट लाइन ऐसे होती है, लेकिन इंडिफरेंस कर्व कभी भी ना तो कभी भी कनकेव होएगी ना कभी भी स्ट्रेट लाइन होएगी, ये सिर्फ कन्वेक्स शेप में होती है, ये वाली शेप होती है इंडिफरेंस कर्व की। ओके, उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द सेटिस्फेक्शन। जो हमारी इंडिफरेंस कर्व 1 है जो और हमारी 2 है और एक 3 है, तो इनमें से सबसे हायर कौन सी है, ये वाली सबसे हायर है इंडिफरेंस कर्व 3। तो इस कर्व पे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा कंज्यूमर को वो IC2 पे जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उससे ज़्यादा होएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो जो थर्ड से सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो ग्रेटर देन होएगा जो सेकंड से मिलेगा, और जो सेकंड से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो फर्स्ट वाले से ज़्यादा होएगा, यानी कि 2 ग्रेटर देन 1 होएगी। तो मतलब जितनी हायर इंडिफरेंस कर्व होगी, जितनी हायर होगी उससे कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन भी उतना ही हायर होएगा। ओके, यही हमें फीचर में बता रखा है इंडिफरेंस कर्व की जो हम फीचर देखते हैं, या हम इसकी प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं इसको। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बजट लाइन। अब बजट लाइन की क्या इंपॉर्टेंस है, या जैसे हमने इंडिफरेंस कर्व देखा, इंडिफरेंस कर्व हमें एक कॉम्बिनेशन बताता है कि
किस कॉम्बिनेशन पर कंज्यूमर को जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, किस किस कॉम्बिनेशन पर उसका सेटिस्फैक्शन इक्वल होता है। तो ये एक कंज्यूमर बिहेवियर का पार्ट है। अब बजट लाइन की इंपॉर्टेंस क्यों है, जैसे कोई कंज्यूमर अगर उसका कोई बिहेवियर है, अगर वो किसी दो गुड्स को प्रेफर कर रहा है तो वो किस क्वांटिटी को ले रहा है, तो वो डिपेंड करती है कि उसकी इनकम कितनी है। इनकम के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करेगा। और जो बजट लाइन होते हैं वो हमें यही बताते हैं कि एक कंज्यूमर की इनकम कितनी है और उस इनकम के बेस पे वो कितनी उसकी परचेजिंग पावर है। तो इसलिए जब हम इन डिफरेंस कर्व को डिस्कस कर रहे हैं तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम बजट लाइन को भी डिस्कस करें। तो इसमें बताया है बजट लाइन क्या होती है। बजट लाइन इज अ ग्राफिकल डेलिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी दैट कैन बी बोट विद प्रोवाइडेड इनकम। यानी कि एक कंज्यूमर की जो इनकम है वो उसकी इनकम लिमिटेड है। जब हम इंडिफरेंस कर्व की या बजट लाइन की बात करते हैं, हम यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम देखेंगे तो उसकी सबसे पहले असम्पशन यही हम लेके चलते हैं कि जो कंज्यूमर की इनकम है वो लिमिटेड है, यानी कि फिक्स इनकम है। इस टाइम पे वो इनकम उसकी चेंज नहीं हो रही। तो इसमें हमें क्या बताया है कि जो एक कंज्यूमर की प्रोवाइडेड इनकम है, जो लिमिटेड इनकम है, उस इनकम से कंज्यूमर टू कमोडिटी के कितने कॉम्बिनेशन ले सकता है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन को डिनोट करते हमारी बजट लाइन होती है। ठीक है, यानी कि बजट लाइन क्या है, एक ऐसी लाइन जो हमें बताती है कि कंज्यूमर एक गिवन इनकम पर, एक लिमिटेड इनकम पर किसी दो गुड्स के कौन कौन से कॉम्बिनेशन, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन को वो अफोर्ड कर सकता है, ये हमें बताती है बजट लाइन। यानी कि कंज्यूमर की परचेजिंग पावर को बताती है बजट लाइन। दिस कॉम्बिनेशन इज इक्विवेलेंट टू मॉनेटरी अर्निंग ऑफ द कस्टमर। वही है कि कस्टमर जितना मॉनेटरी अर्न कर रहा है उसके बेसिस पे ये हमें बताती है कि कंज्यूमर कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है कि वो टू कमोडिटी को परचेज कर सकता है। उसके बाद स्लोप ऑफ बजट लाइन शोज द रेट एट विच मार्केट प्राइस अलाउज द कस्टमर टू सब्सटीट्यूट गुड्स एक्स फॉर गुड्स वाई। यानी कि अगर एक कंज्यूमर गुड्स एक्स को सब्सटीट्यूट करता है गुड्स वाई लेने के लिए, तो वो किस रेट से सब्सटीट्यूट कर रहा है, ये हमें बताती है बजट लाइन। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन हम देखते हैं कि वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। देखो, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले बजट लाइन का। तो हम एक बजट शेड्यूल देखते हैं। ये एक टेबल है जो हमें बता रही है कि एक कंज्यूमर की इनकम क्या है और उस पर्टिकुलर इनकम पर वो कंज्यूमर दो गुड्स को परचेज कर रहा है, तो वो क्या क्या कॉम्बिनेशन ले सकता है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे देखेंगे। देखो, हम यहाँ पर इस एग्जांपल में हम सपोज करें कि कंज्यूमर की जो इनकम है वो है उसकी 50 रुपीज़। ठीक है, और वो कंज्यूमर दो गुड्स को परचेज कर रहा है, दो गुड्स कंज्यूम कर रहा है। एक फर्स्ट तो उसकी क्रीम बिस्कुट, सेकंड है प्लेन बिस्किट। और जो फर्स्ट बिस्किट है उसका प्राइस है 10 रुपीज़ पर पैकेट और सेकंड बिस्कुट का है 5 रुपीज़ पर पैकेट। तो वो जो दो पैकेट ले रहा है, यानी कि दो टाइप के वो बिस्किट ले रहा है, तो फर्स्ट का प्राइस है 10, सेकंड का प्राइस है 5। तो जब वो फर्स्ट टाइप ले रहा है तो हम जैसे हम अपनी तरफ से कोई कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, हम सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि जो वो कस्टमर वो फर्स्ट टाइप बिस्किट ले रहा है 0 और वो प्लेन बिस्किट ले रहा है 10 पैकेट। या फिर एक सेकंड, यानी कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो 2 पैकेट ले रहा है, 10 पैकेट ले रहा है। जो सॉरी, यहाँ पे इसने पहले से ही दे रखा है, अजम्पशन ले रखी है कि जैसे कि एक कंज्यूमर क्रीम बिस्किट ले रहा है वो 0 और प्लेन बिस्किट ले रहा है 10। सेकंड पे उसने एक पैकेट इंक्रीज़ कर दिया क्रीम बिस्किट का, तो यानी कि वो आ गया 1 पे। उसके बाद अगर वो यहाँ पे आएगा तो उसकी इनकम तो लिमिटेड है। अगर उसने यहाँ पे एक पैकेट इंक्रीज़ करा है तो ओबियस है कि उसको यहाँ से डिक्रीज़ करना पड़ेगा, तो वो 10 से 8 पर आ गया। उसके बाद अगर वो यहाँ एक और इंक्रीज़ करा है 2, फिर एक और 3, फिर 4 से 5 पे आ गया। तो जैसे जैसे वो अपनी यहाँ पे एक गुड्स की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करता जाएगा तो उसको सेकंड गुड्स की क्वांटिटी डिक्रीज़ करनी पड़ेगी। इसी को हम बोल रहे हैं सब्सटीट्यूशन। और इसमें हम देख रहे हैं कि उसका रेट क्या है सब्सटीट्यूशन का। तो वो 10 से कितने पे आ गया, 8 पे। उसके बाद 8 से 6 पे, 6 से 4, 4 से 2, यानी कि हम देख रहे हैं कि वो कितनी क्वांटिटी को छोड़ रहा है। तो वो -2 कर रहा है यहाँ से। अगर वो यहाँ पर +1 कर रहा है फर्स्ट कमोडिटी को, क्वांटिटी को, तो वो सेकंड
कमोडिटी की क्वांटिटी को -2 करा है, तो यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या है, वो एक क्वांटिटी लेने के लिए वो 2 क्वांटिटी को दे रहा है, मतलब छोड़ रहा है। तो ये बोलते हैं हम बजट अलोकेशन। अगर हम देखें तो उसकी इनकम कितनी थी, टोटल इनकम थी 50। अब देखो फर्स्ट सिचुएशन में अगर उसने 0 पैकेट लिया है तो 0 × 10 यहाँ पे हमने कर दिया, इसका प्राइस आ जाएगा। उसके बाद इसका प्राइस था 5 रुपीज़ पर पैकेट और वो 10 क्वांटिटी दे रहा है, तो 10 × 5 तो हो गया 50, टोटल हो गया 50 उसका एक्सपेंडिचर। अगर हम सेकंड केस देखें, जो बी कॉम्बिनेशन है, वो हमें बता रहा है कि वो क्रीम बिस्किट ले रहा है एक पैकेट, और एक पैकेट कितने का था, 10 रुपीज़ का। यहाँ पे उसने लिए 8 पैकेट, एक पैकेट कितने का था, 5 रुपीज़ का, तो 8 × 5 कितना हो गया, 40, और यहाँ पे 1 × 10 हो गया 10, तो 10 + 40 कितना हो गया, 50। मतलब उसकी इनकम फिक्स है, वो उस फिक्स इनकम पर एक अपने अलग अलग कॉम्बिनेशन ले रहा है। जैसे यहाँ पे 5 और 0 ले लिया उसने, तो 5 और उसका प्राइस कितना था 10, 5 × 10 कितना हो गया 50, तो वो 50 रुपीज़ तो उसके पूरे हो गए, तो वो यहाँ से कुछ ले ही नहीं सकता, तो उसके पास 0 कमोडिटी है, 0 क्वांटिटी है प्लेन बिस्किट की। ओके, उसके बाद ये बजट लाइन है, जो मैं वही जो पहले हमने कॉम्बिनेशन देखा है उसी को शो कर रही है। ये उसी जो हमने बजट शेड्यूल एक एग्जांपल लिया है उसी की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। देखो जब हमने एग्जांपल लिया था तो हमने देखा था कि अगर वो क्रीम बिस्किट ले रहा है 5, क्रीम बिस्किट जो हमने लास्ट वाला F पॉइंट था उसमें वो क्रीम बिस्किट ले रहा था 5, तो अगर वो 5 ले रहा था तो उसको प्लेन बिस्किट यहाँ पे 0 करने पड़े थे। अब अगर वो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट दे रखा था A, यानी कि जब वो प्लेन बिस्किट ले रहा था 10, तो अगर वो 10 बिस्किट ले रहा था तो इसका प्राइस था 5 रुपीज़, 10 × 5 तो 50 रुपीज़ उसके पूरे हो गए, तो उसको यहाँ पे 0 लेने पड़े थे क्रीम बिस्किट, यानी कि उसके पास कोई भी क्रीम बिस्किट नहीं थे। फिर उसने क्या किया कि अपना एक क्रीम बिस्किट इंक्रीज़ कर दिया। जब वो 0 से 1 पे गया तो ये वाला पॉइंट आ गया, तो उसको यहाँ से 10 से 8 पे आना पड़ा था, तो 10 से 8 यानी कि उसको 2 कमोडिटी को स्किप करना पड़ा। एक क्रीम बिस्किट लेने के लिए उसको प्लेन बिस्किट को डिक्रीज़ करना पड़ रहा है 2 से। ऐसे यहाँ पे जब वो 1 से 2 पे गया तो एक इंक्रीज़ कर दिया, तो यहाँ पे उसको डिक्रीज़ करना पड़ा। ऐसे यहाँ पे डी जब 3 पे आ गया था तो उसको यहाँ से डिक्रीज़ करना पड़ रहा था। ऐसे ही ई पे 4, फिर यहाँ से उसको डिक्रीज़ करना पड़ा। तो इसी को हम बोल रहे हैं बजट कर्व या फिर बजट लाइन। जो ये हमारी स्ट्रेट लाइन बन रही है जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसको हम बोलते हैं बजट लाइन। अब ये बजट लाइन हमें एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बता रही है कि भाई कंज्यूमर इस बजट लाइन पे अगर उसकी इतनी एक पर्टिकुलर इनकम है तो वो यहाँ पे इस बजट लाइन पे कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकता है, वो ये वाला कॉम्बिनेशन ले सकता है, ये वाला। तो ये बजट लाइन उसकी अफोर्डेबिलिटी को बता रही है, वो इतना अफोर्ड कर सकता है। और अगर वो यहाँ पे रह के कुछ परचेज़ करता है, जैसे कि हम सपोज करते हैं वो इस पॉइंट पे आ गया कंज्यूमर, तो इस पॉइंट पे वो 4 तो क्रीम बिस्किट ले रहा है और 1 तो क्रीम बिस्किट ले रहा है और 1 4 प्लेन बिस्किट ले रहा है। तो यानी कि जो यहाँ पे होता है, ये अगर कंज्यूमर इस पॉइंट को सिलेक्ट करा तो उसके पास उसकी कुछ इनकम बची हुई है, और अगर कंज्यूमर यहाँ पे जाना चाहे तो जैसे यहाँ पे उसने 10 ले लिए और 3 क्रीम बिस्किट ले लिए, तो अगर वो 10 प्लेन बिस्किट ले रहा है तो एक प्लेन बिस्किट हमने देखा था कितने का था, 5 रुपीज़ का, तो उसके हो गए 50 रुपीज़। और इसका क्रीम बिस्किट का प्राइस था 10, 3 × 10 करेंगे तो होएगा 30, तो यानी कि 50 + 30 उसको 80 रुपीज़ देने पड़ेंगे। लेकिन हमने देखा कि कंज्यूमर की इनकम कितनी है, सिर्फ 50 रुपीज़। उसकी इनकम तो लिमिटेड है, लेकिन तो अगर उसकी इनकम लिमिटेड है तो उस लिमिटेड इनकम से वो 80 रुपीज़ के एक्सपेंसेस नहीं कर सकता। तो इस बजट लाइन से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि कंज्यूमर इसके नीचे तो रह सकता है, यहाँ पे तो रह सकता है, लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी उतनी। और कंज्यूमर इस बजट लाइन से ऊपर यानी कि इस एरिया में तो कंज्यूमर जा ही नहीं सकता। तो कंज्यूमर के लिए एक बेस्ट लाइन जो होती है वो यही होती है बजट लाइन, जो हमें शो करती है कि कंज्यूमर किस किस कॉम्बिनेशन को, पॉसिबल कॉम्बिनेशन को ले सकता है अपनी इनकम से। तो ये वाली तो काम की नहीं है कंज्यूमर की, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर जा ही नहीं सकता। ओके, उसके बाद है शिफ्ट इन बजट लाइन। बजट लाइन जैसे हम डिमांड कर्व पढ़ा था, तो डिमांड कर्व भी शिफ्ट हो रही थी, मूवमेंट हो रही थी उसमें। ऐसे ही बजट लाइन भी शिफ्ट हो सकती है, और शिफ्ट भी हो सकती है 2 तरीके से शिफ्ट हो सकती है। एक तो प्राइस में चेंज होने से
जैसे हम दो कमोडिटी लेके चल रहे हैं, तो किसी एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज हो जाए, या फिर दोनों के प्राइस में चेंज हो जाए, या फिर कंज्यूमर की इनकम में चेंज हो जाए, तो उससे बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी। हम एग्जांपल लेते हैं इसमें, जैसे ये वाली ले लेते हैं हम कि ये हमारी फर्स्ट बजट लाइन है, ठीक है। तो एक कंज्यूमर की एक कोई पर्टिकुलर इनकम है, उस इनकम पे वो यहाँ पे कोई एक प्रोडक्ट ले रहा है वो 35, और सेकंड प्रोडक्ट वो ले रहा है 10, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे बजट लाइन एक तो शिफ्ट हो सकती है और एक रोटेट हो सकती है, हम दोनों देखेंगे कैसे होता है। ये हमारी बजट लाइन है। तो अगर कंज्यूमर जैसे किसी एक प्रोडक्ट की वो 35 क्वांटिटी ले रहा है, अगर हम इस जो ये वाला प्रोडक्ट है इसका प्राइस हम इंक्रीज़ करते हैं, हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वो पहले वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं। यहाँ पे क्रीम बिस्किट है, यहाँ पे प्लेन बिस्किट है। अगर हम क्रीम बिस्किट का प्राइस बढ़ा दें, अगर क्रीम बिस्किट का प्राइस इंक्रीज़ होगा तो ऑब्वियस है कि उसको उसकी क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। उस इनकम पर वो कम क्वांटिटी ले सकता है, तो वो उसकी इनकम को उसकी क्वांटिटी डिक्रीज़ करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला पॉइंट। लेकिन जो प्लेन बिस्किट है उसका प्राइस तो सेम है, तो वो यहीं पर रहेगा। तो यानी कि एक नई बजट लाइन बन जाएगी, या ये वाली बजट लाइन कब आई, जब जो क्रीम बिस्किट था उसका प्राइस इंक्रीज़ हो गया। अगर प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो कंज्यूमर को अपनी क्वांटिटी को डिक्रीज़ करना पड़ा। जिस भी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ हुआ है उसकी क्वांटिटी को कंज्यूमर डिक्रीज़ कर रहा है, तो वो डिक्रीज़ करके इस पॉइंट पर आ गया। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं बजट लाइन रोटेशन। रोटेशन का क्या मतलब है, जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट तो सेम है। तो पहले बजट लाइन अगर ये वाली थी हमारी, ये बजट लाइन थी, तो ये रोटेट हो गई, सिर्फ यहाँ से यहाँ आ गई ये वाली, ठीक है। तो ये शिफ्ट नहीं, बस ये रोटेट हुई है थोड़ी सी। और एक होता है शिफ्ट। शिफ्ट क्या होता है, जैसे हम ये ले लेते हैं कि अब हमारी बजट लाइन यहाँ पे आ गई। अब इसके बाद अगर हमारी कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज़ हो जाए, तो अगर उसकी इनकम डिक्रीज़ होगी तो उसको दोनों प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो ये वाली शिफ्ट हो जाएगी उसकी डिमांड करो। जैसे कि पहले वो 10 क्वांटिटी ले रहा था प्लेन बिस्किट, और क्रीम बिस्किट वो ले रहा था 20। तो अगर उसकी इनकम डिक्रीज़ होगी तो उसको 10 से यहाँ पे 6 पे आना पड़ा, और यहाँ पे 20 से उसको 10 पे आना पड़ा। तो उसको दोनों क्वांटिटी अपनी डिक्रीज़ करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि वो एक क्वांटिटी डिक्रीज़ कर देगा, क्योंकि उसकी इनकम डिक्रीज़ हुई है तो इनकम का इफेक्ट दोनों प्रोडक्ट के ऊपर आएगा। तो ऐसे उसकी जो बजट लाइन है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि अब कंज्यूमर इस बजट लाइन पे होएगा, मतलब वो इस बजट लाइन पे उसके जितने भी कॉम्बिनेशन है वो इस कॉम्बिनेशन पे ही गुड्स परचेज कर सकता है। जैसे यहाँ पे इस अगर 2 और यहाँ पे लगा लो 8 बन रहा है, तो वो 2 और 8 ले सकता है। यहाँ पे 4 और 5 बन रहा है तो 4 और 5 ले सकता है। यानी कि अब ये बजट लाइन उसकी न्यू बजट लाइन है, अगर उसकी इनकम डिक्रीज़ हो जाती है तो। अब ये भी तो हो सकता है कि उसकी इनकम इंक्रीज़ हो जाए, तो हम सपोज कर लेते हैं हमारी पहले बजट लाइन ये थी। अब अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ हो जाती है तो वो अपनी कंजम्पशन बढ़ा देगा, यहाँ पे भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ये वाले बिस्किट भी उसके इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो उसकी बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इससे हम क्या कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि जब हमारी कंज्यूमर की इनकम अगर इंक्रीज़ हो रही है, अगर इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो हमारी डिमांड कर्व शिफ्ट होएगी राइटवर्ड, और अगर उसकी इनकम डिक्रीज़ हो रही है तो उस हमारी जो बजट लाइन है वो लेफ़्ट साइड शिफ्ट कर जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर प्राइस में चेंज हो रहा है, तो अगर एक प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज हो रहा है, देखो जैसे हमने देखा था कि ये वाला जो प्रोडक्ट हमारा इसके प्राइस में चेंज हो गया, इसका प्राइस इंक्रीज़ हो गया, तो अगर एक के प्राइस में चेंज हो रहा है तो बजट लाइन रोटेट होएगी। और अगर दो प्रोडक्ट हम लेके चले तो दोनों का प्राइस में चेंज हो जाएगी। जैसे कि एक वाला पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, अगर सपोज करते हैं कि उनका दोनों का प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है, तो अगर प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है तो कंज्यूमर अपनी प्रोडक्ट की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर देगा। तो वो पहले 35 ले रहा था, तो अब वो हो सकता है यहाँ पे आ जाए, कहीं पे 40 पे आ जाए वो। और अगर इस प्रोडक्ट का प्राइस भी कम हो गया तो वो यहाँ पे आ जाए इस पॉइंट पर, तो उसकी बजट लाइन ये वाली नई वाली बजट लाइन हो जाएगी। तो यानी कि ये शिफ्ट कर जाएगी। तो अगर प्राइस दो तरीके से चेंज हो सकता है, अगर एक क्वांटिटी में हो रहा है तो क्या होएगा, रोटेट होएगी, और अगर दोनों क्वांटिटी में हो रहा है तो क्या होएगा, शिफ्ट होएगी। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद ये हमारी बजट लाइन, हम इसमें देखेंगे कि इक्विलिब्रियम सिचुएशन कहाँ पे होती है। अब हमने दो पढ़ा अब तक,
दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक हमने लिखा था इंडिफरेंस कर्व और सेकंड हमने पढ़ी बजट लाइन। अब हम इन दोनों को कंबाइन करें क्योंकि दोनों ही कंज्यूमर के बिहेवियर को शो कर रही हैं। जो इंडिफरेंस कर्व थी वो बता रही थी ऐसे पॉइंट जहाँ पे कंज्यूमर का कॉम्बिनेशन जो बनेगा प्रोडक्ट का, उससे जो उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो इक्वल होएगी। और बजट लाइन बता रही थी कि ऐसे कॉम्बिनेशन जहाँ कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम से अपनी कमोडिटी की कुछ क्वांटिटी परचेज कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारी इंडिफरेंस कर्व है। इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये डिफरेंट हमारी इंडिफरेंस कर्व हैं। ओके, ये हमारी बजट लाइन है ए बी हमारी बजट लाइन है। अब हम एक ऐसा पॉइंट देखते हैं कि जो हमारी इंडिफरेंस कर्व है, जैसे कंज्यूमर की 3 इंडिफरेंस कर्व आ गई हमारी, IC1, IC2, IC3। देखो जैसे ये है, ये हमारी IC1 है, सेकंड है हमारी IC2, थर्ड है IC3। तो इन इंडिफरेंस कर्व पे क्या होता है, जैसे हमारी सेकंड इंडिफरेंस कर्व है तो हम ये देखेंगे कि हमारी ऐसी वाली कोई ऐसी इंडिफरेंस कर्व और एक हमारी बजट लाइन है। यहाँ पे इनका पॉइंट ऑफ टेंजेंट पॉइंट कौन सा है, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व को टच करके जा रही है हमारी बजट लाइन। तो ये वाला पॉइंट है, ई वाला पॉइंट, इसको हम बोल देते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है कि जहाँ पे कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम पर जो सेटिस्फेक्शन ले रहा है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है। तो ये कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होता है। यहाँ पे दे भी रखा है, द बजट लाइन इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व सेकंड। जो सेकंड वाली हमारी इंडिफरेंस कर्व है उससे हमारी बजट लाइन टेंजेंट है यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। दिस इज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ओके, अब टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी ए कंज्यूमर चूजेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एट इक्विलिब्रियम। यानी कि अगर कंज्यूमर ये चाह रहा है कि मैं अपना सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, मेरे को इससे मैक्सिमम यूटिलिटी मिले, तो वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन चूज़ करेगा जहाँ जो कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा। और वो कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, जो हमारा इक्विलिब्रियम शो करेगा। यानी कि जो ई वाला पॉइंट है ये हमें बताएगा कि ये ई वाला पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सकता है। ओके।